हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने कक्षा 7th का चैप्टर 9th लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसमें कहा जा रहा है कि लोगों का वर्णन करने का एक जो सामान्य तरीका है कि उसकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर से इसका अर्थ होता है कि या तो वो तमिल या उड़िया भाषा बोलता है या फिर वहाँ का रहने वाला है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन और वस्त्र, काव्य शैली और नृत्य, संगीत इत्यादि से चित्रित करते हैं कि मतलब वहाँ की उनकी क्या संस्कृति है ना। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो इनकी जो शैली है वो युगों युगों से अस्तित्व में है, किंतु अलग अलग क्षेत्रों में भी जो है ये विभाजक सीमाओं के बनते समय भूमिका रही है, जिन्हें हम आज श्रेणियाँ या संस्कृति समझते हैं। तो वे समय के साथ साथ बदलती हैं और आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों को जो है एक दूसरे से जो है आदान प्रदान हो रहा है ना। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ परंपराओं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी होती हैं और जबकि कुछ अन्य अलग अलग क्षेत्रों से भी एक समान प्रतीत होती हैं। जैसे कि कुछ देखिए कि कुछ आप झारखंड में देखेंगी तो कुछ बिहार में भी मतलब सिमिलर होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके से पुराने रीति रिवाजों से निकली होती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप उसको मॉडरेट कर दिया जाता है। कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ तकनीक है या फिर तो उसको हम अगर उसको मॉडिफाई करेंगे तो थोड़ा सा और विकसित हो जाएगा, है ना। तो उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे है कि चेर और मलयालम भाषा का जो है विकास, तो इसमें देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण को देखते हैं। तो महोदयपुरम का एक चेर प्रायद्वीप जो दक्षिण पश्चिम भाग में है, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। मलयालम इस इलाके की जो भाषा है वो बोली जाती है। इस इलाके में मलयालम बोली जाती है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के रूप में सबसे पहले की गई। तो ये जो मलयालम भाषा यहाँ के शासकों द्वारा भी प्रयोग की जाती थी और प्रशासन में भी इन भाषाओं का जो है प्रयोग किया जाता था, है ना। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है कि संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है, उसका जो प्रत्यक्ष रूप वह संस्कृत का जो ऋणी बताया जाता है। यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका जो नाम था लीला तिलकम था, जो व्याकरण या काव्य शास्त्र का विषय था। मणि प्रवालम जैसी शैलियों में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो 14वीं शताब्दी में जो एक ग्रंथ लिखी गई थी उसका नाम था लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय था और इसकी जो भाषा थी मणि प्रवालम थी, है ना। शैली मणि प्रवालम में लिखी गई थी। अगला जो हमारा टॉपिक है शासक और धार्मिक परंपराएं, तो इसको देखते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो है क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं में विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी उड़ीसा में जो जगन्नाथ संप्रदाय था, वहाँ का जो मंदिर है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक और ये जो जगन्नाथ है वो विष्णु का जो है पर्यायवाची शब्द है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति ये लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह लगता है कि मतलब जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के अत्यंत प्रतापी एक राजा था जिसका नाम था अनंत वर्मन ने एक पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। लेकिन 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का जो है प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया।
तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये मणि प्रवालम शैली में एक लिखा हुआ अभिलेख था, आपको मैं बताना भूल गई थी। और यहाँ पे एक लघु चित्र ताड़ पत्रों पे बनाई गई है, बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ। और ये है जगन्नाथ मंदिर पुरी, है ना। ज्यों ज्यों इस मंदिर का तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में यह महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी जो है सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगल, मराठे, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा, क्योंकि वे सब यह महसूस करते थे कि अगर मंदिर पर नियंत्रण हमारा होगा तो वहाँ की जो जनता है वो हमारी जो सत्ता है उसमें स्वीकार कर लेगी, क्योंकि जो जनता थी वो मंदिर से एक आस्था के द्वारा जुड़ी होती थी और उनकी आस्था को कोई ठेस पहुँचाए ऐसा वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो अगर आप मंदिर पे अपना अगर आप प्रभुत्व है आपका, तो अब वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है वो भी आपका साथ देगी। अगर ऐसे समझ लीजिए कि किसी घर का मुखिया ही आपके हाथ में है तो वो घर ही समझ लीजिए कि आपका है ना। तो अगर मुखिया ही आपके कंट्रोल में है तो आप क्या कीजिएगा। तो एक मुखिया के रूप में ये मंदिर जो था, इनका जो मंदिर इनके आस्था का केंद्र था, यहीं पे जो भी इनकी पूजा, इनकी द्वारा पूजा वूजा किया जाता था। तो ये लोग पहले क्या करते थे कि मंदिर पे जो है अपना शासन स्थापित कर लेते थे, उसके बाद धीरे धीरे लोग भी मान लेते थे, है ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है राजपूत और शूरवीर की परंपराएं, तो शूरवीरता की परंपराएं देखते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उन क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश भाग जो है राजस्थान है, वहां उसे लोग राजपूताना के नाम से जानते थे। किसको? जहां पे आज राजस्थान है, राजपूताना का गढ़ बोला जाता था उसको। तो इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते थे, है ना। लेकिन यह बात अधिकांश रूप से सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान किया है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से राजपूत ही रहते थे ऐसा माना जाता था, और उसके अधिकांश भाग पे राजपूत हालांकि और भी जो थे रहते थे, लेकिन ज़्यादा वहाँ जो मेजोरिटी था वह राजपूत का ही था, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान है उसकी जो संस्कृति है वह आज राजपूतों की देन है। ये संस्कृति परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन था। उनमें से एक थे पृथ्वीराज, एक ऐसे ही शासक था पृथ्वीराज जी। ये शासन ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में जो है हृदय में संजोए रखते हैं, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अपने जो है मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। तो राजस्थान वीरों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे जो भी शासक थे उन्होंने इतनी वीरता से जो है आक्रमणकारियों का सामना किया। तो इस उनके वीर गाथाओं को वहाँ पे त्योहारों के रूप में ऐसे गाया जाता है, मनाया जाता है, लोकगीतों के रूप में गाया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए बीकानेर का राजकुमार राज सिंह का यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। तो राजपूत शूरवीरों की कहानी जो है काव्यों और गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जानों को भी उन शूरवीरों की अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों को उससे आकर्षित हैं और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण जो है किया जाता है। तो ये जो भी वीर शूरवीर थे इनकी जो गाथाएं हैं वहाँ पे अभी भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दिखाई जाती हैं, स्थानीय लोगों द्वारा गाई जाती हैं, और विशेष रूप से जो गाई जाती हैं उनको चरण भाट कहते हैं। इनके द्वारा ये जो है राजस्थान में गाई जाती हैं। तो उनकी जो नाटक थी उसमें मित्रता को भी दिखाया गया है, प्रेम को, क्रोध को, युद्ध को, ये सबको दिखाया गया है ना।
क्या स्त्रियां भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? इनको तो देखते हैं कि हाँ जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान थी। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, तो कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों के अनुसार जो है उनका साथ देती थी। यानी कि सती प्रथा, यानी कि विधवा द्वारा अपने जो है मृतक पति की चिता पर साथ ही लेट जाना, इसको सती प्रथा बोलते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा उल्लेख दिखता है ना, कुछ कहानियों में इसका उल्लेख किया गया है सती प्रथा का। तो इस प्रकार लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे और उन्हें अक्सर जो है इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान जो है दिया था। तो स्त्रियों को भी उसमें जगह दी गई थी, लेकिन एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के मृत्यु के बाद वो भी उसके शैया पे लेट जाती है, तो सती प्रथा के रूप में एक स्त्री का भी इसमें वर्णन मिलता है आपको इन कथाओं में, है ना। क्षेत्रीय सीमांतों से परे एक नृत्य की कहानी यहाँ पे, जो आपका अगला टाइटल है, यहाँ टॉपिक देखते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सोचिए। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। तो यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कौन सा? कथक, है ना, उत्तर भारत के अनेक राज्यों से। तो कथक का जो शब्द होता है वो उसका अर्थ होता है शब्द कथा, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के रूप में किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी के रूप में सुनाने वाली एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे और 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक का एक विशिष्ट जो है नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। तो राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान जो कहानियाँ हैं उसको भी लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें रासलीला कहा जाता है ना। आपने भी बहुत गांव में देखी होंगी रासलीला। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक जो है कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। तो कथक मुख्य रूप से पैरों का जो मूवमेंट होता है या फिर जो चेहरे पे एक्सप्रेशन दिया जाता है, और इसमें भी अलग अलग कहानियों को जो है इस नृत्य के माध्यम से जो है दिखाया जाता है ना। तो इसका जो मुगल में इतिहास इसका क्या रहा है कथक का, आइए देखते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह जो परंपरा है अर्थात घरानों में फला फूला, जिसको दो राजस्थान का जो जयपुर घराना था और लखनऊ का जो है ना, लखनऊ घराना। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने के संरक्षण में यह प्रमुख रूप से उभरा और 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्की तौर से जो है फैली ये जो कथक नृत्य थी, है ना। तो इसकी प्रस्तुति में एक क्लिष्टता, द्रुत और संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों का जो प्रस्तुतिकरण और जो अभिनय पर जोर दिया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर जोर दिया जाता है। जैसे कि इसमें नाटक किया जाता है तो पैरों का मूवमेंट कैसे करना है, वेशभूषा क्या होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट्यूम क्या होनी चाहिए, है ना। तो अगर कहानियों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो उसी हिसाब से अपना शरीर ये मूवमेंट करते हैं, उनका पैर ज़्यादा किस तरीके से कहाँ पे कैसे रखना है। तो ये सब चीज़ें थी कथक में। और ये शास्त्रीय नृत्य भी है हमारा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं से 20वीं शताब्दी में अधिकांश जो ब्रिटिश प्रशासक थे उनको ये नापसंद किए, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जा रहा है। इसीलिए जो है ना डांस को एक ऐसे थोड़ा सा दूसरी नज़र से देखते थे लोग पहले, अभी तो सब सही हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय, जो वर्तमान में 8 है ना, मान्यता मिली। तो शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कथक, तो उसमें है कथक है, फिर कथकली जो पहला, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, है ना। तो उसके बाद मोहिनीअट्टम और शास्त्रीय। तो ये सब हमारे जो है अभी वर्तमान में जो है 8 शास्त्रीय जो नृत्य हमारे भारत के, पहले 6 थे अब 8 हो गए हैं, है ना। आगे जो हमारा टॉपिक है चित्रकला के बारे में इसमें देखेंगे।
एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह है लघु चित्र। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, लघु मतलब छोटा, छोटा चित्रकारी है ना, छोटे आकार के होते थे चित्र, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से, कपड़ों से या कागज़ पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों या लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए जाने वाले जैन ग्रंथों को जो है सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, इन तीनों का नाम आता है चित्रकारी का अगर हम नाम लेते हैं तो। अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था इन्होंने, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियों चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं और इनके दरबार के दृश्य, लड़ाइयाँ, शिकार या फिर सामाजिक जीवन के पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का जो है प्रयोग किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था, एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को दिया जाता था, है ना। तो लोग बादशाह को या घनिष्ठ जनों को द्वारा एक दूसरे को देते थे। तो चित्रकारी में जो मुख्य रूप से बनाया जाता था वो जीवन के बारे में, जैसे कि उनके दरबार का क्या दृश्य है, लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी या फिर शिकार करने गए हैं तो वहाँ का, या फिर जीवन के जो अन्य पहलू हैं उनके बारे में जो है चित्रकारी की जाती थी। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर अन्य जो है दूसरे क्षेत्रीय राज्यों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की जो कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती जो है राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उसके जो है उनका विकास किया। मुगल उदाहरण के अनुसार अगर करते हैं तो शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाते थे। और इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय पर भी चित्र जो है बराबर ही जारी रहा है, बनाया जाता था। तो पहले जब 1707 में जब मुग़ल जो सम्राट था औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य विघटित होने लगता है। तो जो चित्रकार थे वो धीरे धीरे वहाँ छोड़कर दूसरे राज्यों में जहाँ जिसका उत्थान हो रहा था, जो अच्छे खासे प्रभुत्व में थे, तो वहाँ चले गए और फिर चित्रकला का भी वहाँ पे भी विकास हुआ, है ना। तो इस तरीके से एक सीमित क्षेत्र से उठ के पूरे भारत में इसकी चित्रकला का जो है वो फैलाव होने लगा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश का इर्द गिर्द का जो हिमालय की तलहटी का इलाका था वो, है ना। तो यहाँ पे लघु चित्र का आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे चित्रित किया गया है। शिकार के दौरान अकबर मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसको टांग के ले जाया जा रहा है मारने, ये मार के, है ना। तो ये चित्रकार ये जो है लघु चित्र इसको बोलते थे। होली खेलते हुए एक राजा द्वारा यहाँ पे देखिए होली का चित्र दिखाया गया है। 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों के में एक लघु चित्रकला की एक जो है साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ, जिसका नाम था बसोहली शैली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी उसमें भानुदत्त की जो रसमंजरी थी वो थी, है ना। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए जो है पहाड़ी इलाकों में पलायन करने लगे धीरे धीरे, है ना। यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण की जो एक यहाँ पे चित्रित किया गया है और होली खेलते हुए यहाँ पे राजपूत राजा का चित्र आपको दिखाया था। आगे देखते हैं। उन्हें वहां जाने की आशादाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य जो है भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिससे लघु चित्रकारी में जान आ गई। इसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी, जिसे ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का जो है प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक रूप से निरूपण कांगड़ा शैली की जो है विशेषता थी। तो बोल रहे कि स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवारों और फर्शों आदि पर जो है अपनी चित्रकारी करते थे। कला के नमूनों से कुछ ही बच पाए हैं, क्योंकि उतने जो फर्श पे करेंगे ऐसे तो वो सुरक्षित नहीं रह पाए हैं अभी, लेकिन कुछ स्त्रियां भी थी जो सामान्य स्त्री थे वो भी करते थे, है ना। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे गए हैं, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे हैं। तो उनका जो संरक्षण किया गया और जो साधारण स्त्रियों द्वारा किया गया था चित्रकारी, उसका संरक्षण नहीं किया गया, इसके लिए वो नहीं रहा। तो ये आपको चित्र दिख रहा है ये कांगड़ा शैली में बनाया हुआ है ना।
और जो ऊपर जो आपका यहाँ पे होली खेलते हुए जो दिखाया गया है, ये है वसौली संधि, सॉरी चित्रकारी शैली, वसौली शैली है, और ये है कांगड़ा शैली, है ना। बंगाल के बारे में देखना है इसमें। जैसा कि हमने देखा था कि अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर हम निर्धारित कर लेते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में रहने वाले लोग अक्सर बंगाली ही बोलते होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली भाषा जो है वह संस्कृत शब्द से निकली हुई मानी जाती है। प्रारंभिक सांस्कृतिक ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृति से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषाओं का उद्भव कैसे हुआ, है ना। तो ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में बंगाल और मगध जो कि दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः ऐसा हो सकता है कि संस्कृत का जो है प्रभाव बढ़ने लगा, है ना। और 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। तो ब्राह्मण तो संस्कृत ही बोलते थे, है ना। तो इस प्रकार गंगा के मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री फेनसांग ने भी यह पाया है कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो अगर पंडित की ब्राह्मण की बहुलता होगी तो वहाँ पे पहले के जो ब्राह्मण थे वो शुद्ध संस्कृत से बोलते थे, तो संस्कृत भाषा तो वहाँ पे बोली ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो है बंगाली, और ये भाषा जो है बंगाली, वो फेनसांग के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है कि वहाँ पे जो बंगाल के लोग थे वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा वहाँ पे देखी गई है। तो 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य उद्भव हो गया। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल का सुल्तान जो शासन करता रहा, जो दिल्ली में स्थानीय जो स्थिर शासकों से स्वतंत्र थे। तो 1586 में अकबर ने बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया। तो उसके बाद ये सूबा माने जाने लगे, है ना, इसको सूबा में बांट दिया गया। उस समय पर प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन जो सामान्य लोग थे वो बंगाली क्षेत्रीय लोग थे, वो बंगाली भाषा ही बोलते थे। तो वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते वो भाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में एकबद्ध हो गया। और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भागों की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है ना। यद्यपि बंगाल का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है बंगाली का, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अव्यवस्थाओं से गुजर रही है। और इसके अलावा गैर सांस्कृतिक शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं और फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त होता है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। तो ऐसा माना जाता है कि बंगाली भाषा का जो है उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। तो कई ऐसे पुष्टि भी की जा रही है। तो बंगाली की प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी जो संस्कृत की श्रेणी थी और दूसरी उसकी स्वतंत्र श्रेणी, है ना। तो पहली श्रेणी जो संस्कृत महाकाव्य की मान जाती है, वो उसमें मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता जो थे श्री चैतन्य देव की जीवनियों का जो है जो उसमें शामिल किया गया है संस्कृत में। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है उसमें जैसे कि मैना मती और गोपीचंद की गीत और धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ और पीर कथाएँ और लोक कथाएँ आदि गाथा उथा शामिल है ना। किस में शामिल है? वो स्वतंत्र में। और संस्कृत में तो आपने देखा ही। तो मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर का एक छोटा सा यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसमें क्या है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो मैना देवी थी वो अपने गोपीचंद जो उनका पुत्र था उसको किस तरीके से उनको सन्यास के मार्ग की ओर प्रोत्साहित कर रही थी, सन्यासी बनने के लिए, है ना। और एक यहाँ पे धर्म ठाकुर का एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव थे जिनका जो है पूजा पत्थर और काठ की मूर्तियों के रूप में किया जाता है। तो गोपीचंद और उनकी जो माँ थी मैनामती जो गोपीचंद्र को सन्यासी रूप ग्रहण करने के लिए जो है अग्रसर करती हैं, उनको प्रोत्साहन देती हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं, है ना।
तो जो प्रथम श्रेणी थी ना, उसका काल निर्धारण करना आसान था, क्योंकि वो जो अनेक पांडुलिपियों से पता चलता है कि उनका जो इंगित था वो इसकी रचना 15वीं की शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य में की गई है। तो उसका तो काल निर्धारण निश्चित हो गया, लेकिन दूसरी जो श्रेणी थी ना, वो मौखिक रूप से सुनाई जाती थी, तो इसीलिए उनका जो काल निर्धारण था वो सही तरीके से नहीं मिल पाया ऐसा कोई साक्ष्य। तो एक खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय है, और जो ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था जहाँ पे, है ना, दूसरी श्रेणी का। पीर और मंदिर के बारे में इसमें पढ़ेंगे तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ने गए, वे जंगलों को साफ करते गए, भूमि में जो है धान की खेती करने लगे, और स्थानीय मछुआरों, स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजाति थे, वे किसानों और समुदायों में जो है विकसित होने लगे। तो वो जो अनउपजाऊ इलाकों को छोड़कर उपजाऊ इलाकों की तरफ जाने लगा, और धीरे धीरे जंगलों को साफ कर खेतों में परिवर्तित करने लगे, और धीरे धीरे कुछ मछुआरे, कुछ किसान, है ना, बनने लगे। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश में केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर लिया। अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर जो है मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण केंद्र के रूप में काम आती थी। तो अगर किसी इलाके पे इनका नियंत्रण हो जाता तो वहाँ पे अपनी प्रभुसत्ता को दिखाने के लिए एक मस्जिद का निर्माण ये लोग करवा देते हैं ना। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इस परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये मुख्य सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णयों की भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। तो ऐसा माना जाता था कि जो पीर होते थे उनके पास शक्तियाँ होती थी, है ना। तो कल हमने देखा था कि जो दरगाह पे जाते थे लोग, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि उनके पास कुछ शक्तियाँ होती थी। तो ऐसे ही लोग मानते थे कि पीर के पास भी कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती थी। तो लोग एक मुखिया की तरह से फिर आगे चलकर इनका जो है महत्व बढ़ जाता है। पीर का मतलब तो एक और था, और एक इस पीर से समझिए कि इस पीर श्रेणी में संत और सूफी, अन्य धार्मिक या फिर महानुभाव, जो साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, या फिर हिंदू, बौद्ध देवी देवता और अन्य जो है जीवात्माएं भी शामिल थे। तो पीर का मतलब बस वही नहीं था, ये पीर इन सबको भी पीर में ही रखा गया है। तो पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई, और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई गई, बहुत ज़्यादा पाई गई, है ना। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों से रहा, और 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। तो हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते हैं जो शक्तिशाली होते हैं ना। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो ऐसी मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो इनके माध्यम से वे अपनी शक्ति और भक्ति भाव प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक और समूह जैसे कालू, मतलब तेली और कसारी, मतलब घंटा धातु की कारीगर आदि के समर्थन में से बने थे। यूरोप की व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए, और इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इस जो है स्मारकों के निर्माण के माध्यम में अपनी जो है प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्परा और झोपड़ियों में पूजा करते थे, वो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, और उनकी जो है प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित कर दी गई। तो पहले लोग समृद्ध नहीं थे जहाँ पे, तो वहाँ पे जो है झोपड़ियों में भगवान की मूर्त होती थी। लेकिन जब जैसे ही वहाँ की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई, तो बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण होने लगा, है ना। तो यहाँ पे एक झोपड़ी आपको दिखाया गया, और यहाँ पे एक चौचाल मंदिर दिखाया गया है, और यहाँ पर कृष्ण के साथ उनकी गोपियों का जो चित्र किस तरीके से बनाया गया है। तो इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी कि 2 छत वाली, और चौचाला यानी कि 4 छत वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों के स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें और 4 दीवारें रखी जाती थी, जो ऊपर
तिर्यक रेखा पर एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरा से बनाए होते थे और उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारी सजावटी टाइल से अथवा मिट्टी की पेटियां से सजाई जाती थी। और कुछ मंदिरों में विशेष रूप से, जैसे कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णु के मंदिरों में ऐसे सजावटें और उत्कृष्ट कोटि की जो है अलंकृत आपको दिखेंगे। तो कुछ मंदिरों में सजावटें भी की जाती थी, अंदर से कोई सजावट नहीं, लेकिन बाहर से देखने में अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है मछली भोजन के रूप में, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे कि परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुत ज़्यादा होती है ना, इसीलिए स्वाभाविक है कि इन क्षेत्रों के जो गरीब लोग भी होंगे उनको भी इन वस्तुओं की जो है या फिर इन चीज़ों की जो है आपूर्ति होगी, है ना। तो गरीब से गरीब लोग भी मछली खाते हैं बंगाल के। तो जो मछली पकड़ना है ना वो बंगाल की जो है प्रमुख धंधा है बंगाली। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान जगह जगह पर जो है मिलता है, उल्लेख किया गया है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर भी जो है मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उससे भी मछलियों को साफ करते हुए या टोकरियों में भर कर ले जाते हुए काटते हुए ऐसा दिखाया गया है चित्र में, है ना। तो ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म में विशेषज्ञों ने जो है बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध को ढीला दे दिया। और बृहद धर्म पुराण जो बंगाल के द्वारा रचित 13वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की जो है अनुमति दे दी। तो ज़रूरी इस बात पे निर्भर करता है कि अगर कहाँ का उसका वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसा है, वहाँ अच्छी खासी वर्षा होती है, वहाँ का जो नदी का जो है स्वरूप वो कैसा है। तो अगर सब चीज़ सही है तो भाई मछली तो वहाँ पे होंगे ही, और जिस क्षेत्र में मछली होगा वहाँ के लोग मछली को ज़्यादा ही पसंद करेंगे, जो चीज़ मिलेगी वही तो खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये इतनी लोकप्रिय है कि भी भाई ब्राह्मणों को भी यहाँ पे छूट दे दी गई है, बंगाली ब्राह्मणों को। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है महिला का, है ना। देखिए घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर में मिट्टी का एक जो है बनाया गया था। यहाँ पे देखिए मछली को कैसे साफ कर रही है, काट रही है ये महिला। तो चित्रित किया गया है वहाँ के मंदिरों में भी। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे अगर पूजा है तो उसके 10 दिन पहले से ही ये सब बंद हो जाता है ना। घर में खा कर आना नहीं है, या फिर खा लिया है तो ऐसे तो पूजा है तो खा ही नहीं सकते हैं। और अगर खा भी लिया है तो हमारे घर में एक ऐसा रूम होता है जिसमें हम उसको एंटर नहीं कर सकते हैं खा के, है ना। तो हमारे यहाँ पे तो बहुत नियम कानून होते हैं भाई। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या फिर किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे थे जो एक भाषा जैसे फ्रेंच या जर्मनी बोलते थे, है ना। तो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानियों और विद्यालय पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखी जाने लगी, और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया। तो यह और इसी प्रकार की यानी प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध करा दिया कि प्रत्येक भाषाई समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी में अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, है ना। तो आज का जो चैप्टर है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप घर पे पढ़िए और इस क्वेश्चन को घर पे करने की कोशिश करिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। बाय, टेक केयर।